फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ऑर्थोफॉस्फेट में कौन कन्वर्ट करेगा? तो कुछ सूक्ष्म जीवाणु होंगे, और जब वो फास्फोरस आर्थोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसे पादप अपटेक करना शुरू करेगा, और जब पादप अपटेक कर लिया तो इसका अर्थ है वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है, वहां से ऊपर के जीवों को ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इस तरफ लिखेंगे आप, फास्फोरस चक्र में, फास्फोरस में आगमन में पहला लिखिए इसमें फॉस्फेटी उर्वरकों के प्रयोग से, फॉस्फेटी उर्वरकों के प्रयोग से, या फास्फोरस आप लिख सकते हैं, फॉस्फेटी उर्वरकों के प्रयोग से। दूसरा, चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपक्षय से। तीसरा, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से। और चौथा, मृत जैविक पदार्थों के अपघटन से, मृत जैविक पदार्थों के अपघटन से। इस तरफ आ जाएंगे, लिखेंगे इन स्रोतों से आया हुआ फास्फोरस। इन स्रोतों का क्या अर्थ हो गया? इधर जो 4 पॉइंट लिखे हैं, इन स्रोतों से आया हुआ फास्फोरस, फास्फोरस पादप के द्वारा, पादप के द्वारा ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में, पादप के द्वारा ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण किया जाता है, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। उसी में आगे बढ़ा के लिखेंगे, लेकिन फास्फोरस को आर्थोफॉस्फेट में, दूसरा पॉइंट बना के, फास्फोरस को आर्थोफॉस्फेट में कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, जैसे पेनिसिलियम, जैसे पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, कॉमा देके फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम द्वारा बदला जाता है। तीसरा पॉइंट, वनस्पति से यह ऑर्थोफॉस्फेट, वनस्पति से यह ऑर्थोफॉस्फेट विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, वनस्पति से यह ऑर्थोफॉस्फेट विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है, जो कार्बनिक फास्फोरस के रूप में होता है। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है जो कार्बनिक फास्फोरस के रूप में होता है। यानी हमारे आपके शरीर में जो है वो क्या है? कार्बनिक फास्फोरस के रूप में है, कार्बनिक फास्फोरस के रूप में होता है। और कार्बनिक फास्फोरस हमने एक पॉइंट लिखा है इस तरफ कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, यानी कि हमारी आपकी ये जो उत्पादक है उनकी मृत्यु होगी तो यही जो कार्बनिक फास्फोरस या जैविक फास्फोरस है फिर से क्या होगा? अपघटित होकर सोर्स में आ जाएगा। एक और बच गया है, उसको भी क्यों छोड़े? लिखिए सल्फर चक्र। ये भी सिंपल ही है, इसमें भी लिखेंगे चक्र में सल्फर का आगमन,
चक्र में सल्फर का आगमन, और दूसरा है सल्फर का खपत, यूज। तो चक्र में जो सल्फर का आगमन होगा, एक तो जो हम लोग सल्फेटी उर्वरक यूज करते हैं, सल्फेटी उर्वरकों के प्रयोग से, कुछ ज्वालामुखी उद्गार से भी आता है सल्फर डाइऑक्साइड, ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से। तीसरा, चट्टानों के अपक्षय से, चट्टानों के अपक्षय से। जैविक कार्बनिक पदार्थों के जैविक कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जैविक कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से। यानी 4 स्रोत, 1 2 3 4, उस तरफ लिख लेंगे 2 लाइन यूज वाले में। लिखिए, वनस्पति के द्वारा, वनस्पति के द्वारा इसे सल्फेट आयन के रूप में लिया जाता है, वनस्पति के द्वारा इसे सल्फेट आयन के रूप में लिया जाता है, वनस्पति के द्वारा इसे सल्फेट आयन के रूप में लिया जाता है, जहां से यह विभिन्न श्रेणी के, जहां से यह विभिन्न श्रेणी के, जहां से यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में, जहां से यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है। बाकी आगे क्या होगा वो आप जानते हैं। तो एक बार आप इसको देखिए, और तब तक हम जो कुछ समझने वाली चीजें हैं उस पीडीएफ को अपलोड करते हैं। आज वाला थोड़ा सा पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। देखिए एक बार इसको, कोई दिक्कत तो आप बताएं। 2 चक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और वो पढ़ने से भी पता चल गया होगा, एक कार्बन चक्र और दूसरा नाइट्रोजन चक्र। बाकी से प्रश्न आए नहीं है अभी तक, आने की संभावना भी कम है। आप थोड़ा सा एक बार केवल रिवीजन में रखेंगे। भाई साहब, ये कैसे कहा जा सकता है कि टाइम सबसे ज्यादा किस में लगेगा? अब नॉर्मल देखने से तो यही लगता है कि नाइट्रोजन चक्र में ज्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं इसमें। लेकिन कहना थोड़ा सा कठिन काम है कि किस चक्र को पूरा होने में कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा। ये टाइम मेंशन चक्र नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे मुझे लगता है कि किस चक्र को पूरा होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड कैसे हो सकता है कि कौन साइकिल कितने होगा। जिनका छूटा हुआ है वो लिख लीजिए। अब इसमें कुछ पारिभाषिक शब्द सब है,
तो उसको हम लोग जान लेते हैं। पीपीटी आपको शेयर हो जाएगा, वो लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रेक ही ले लेते हैं ना, सबसे बढ़िया रहेगा। तो आराम से ब्रेक ले लेते हैं, फिर आ जाएंगे हम लोग। कुछ लोग जाते नहीं है घर से, ही लगता है पूरा ईंधन लेके आते हैं ना। या कुछ लोग बाहर जाते हैं तो ज्यादा ईंधन लेने लगते हैं, लगता है इन लोगों का 10 मिनट पूरा नहीं होते रहता है। तो आ ही गया ना, तो मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या है पहले आपको वो समझ लेना चाहिए, उसके बाद इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये शेयर हो जाएगा। छोटे छोटे पारिभाषिक शब्द सब कुछ कुछ हैं। तो एक इसमें होगा, जैसे हम लोग देखे थे कि पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण होता है उसमें एक संबंध होता है जिसको हम लोग जैविक अन्योन क्रियाएं कहते हैं। इंग्लिश शब्द इसके लिए याद रखना सबसे बेहतर है, हम लोग इसको बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। कि पारिस्थितिक तंत्र के जीव किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, उसको हम किस तरीके से समझें, एक ये टॉपिक है इसमें। दूसरा इसमें एक छोटा सा टर्म है इकोटोन के बारे में, इकोटोन क्या होता है, क्या उसकी विशेषताएं होगी, वो हो जाएगा। तीसरा इसमें एक सेक्शन होगा जिसको हम लोग कहते हैं इकोटाइप। चौथा इसमें एक सेक्शन होगा जिसको हम लोग कहते हैं इकोक्लाइन कहते हैं। तो इकोटोन, इकोटाइप और इकोक्लाइन तीनों लगभग एक दूसरे से इंटरलिंक है। चौथा इसमें सेक्शन एक होगा जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय निकेत कहेंगे, या उसको नीके कहा जाता है। क्या होता है, कितने प्रकार का है, वो इसमें है। कुछ जो प्रजातियां होती है, जैसे आप पढ़ते होंगे कि फाउंडेशन प्रजातियां होती है, अम्ब्रेला प्रजातियां होती है, फ्लैगशिप प्रजातियां होती है, कीस्टोन प्रजातियां होती है पारिस्थितिक तंत्र के। तो किनको कहेंगे, कुछ उदाहरणों के साथ इसमें पुट किया हुआ है कि हम कैसे समझें। उसके बाद इसमें एक होगा जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, जैसे चर्चा भी हुआ था, और कार्बन फुटप्रिंट से निकलेगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और एक होगा पारिस्थितिकीय सेवाएं। पारिस्थितिकीय सेवाएं कहने का अर्थ है कि जिस पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम लोगों ने इतना अध्ययन किया है, उससे हमें किस प्रकार की सहायताएं मिलती है, सर्विसेज मिलती है, या लाभ मिलता है, वो एक इस पॉइंट में है। हालांकि इसमें दो सेक्शन और होगा जो आगे आपसे डिस्कशन करेंगे। एक इसमें सेक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक क्षमता कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता क्या होती है। ये एक बार सिविल सर्विसेज के मेंस में आया हुआ है, 2019 या 20 का प्रश्न आप देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता से आप क्या समझते हैं, और जब विकास की नीतियां बनाई जाती है तो क्या हमें इसके को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये जब हम लोग सतत विकास वाले टॉपिक में जाते हैं तो उसमें चर्चा होती है, क्योंकि ये आधा इससे लिंक है और आधा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक है। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि वहन क्षमता का जो अर्थ होता है, एक उदाहरण देते हैं, आप उससे समझ जाइए। किसी भी चीज की जो वहन क्षमता होगी या पारिस्थितिक तंत्र की जो वहन क्षमता होती है, उसको हम संसाधन और जनसंख्या के संबंध में समझते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के पास संसाधन कितना है, वो कितना हमें अलाउ करता है, और हम जनसंख्या कितना लेकर चल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए कि एक व्हीकल है, वाहन है, और उस वाहन की कैपेसिटी है 50 किलो वजन ढोने की, और अगर आपने उस पर 100 किलो वजन डाल दिया है तो जब वो रोड पर आएगा तो क्या होगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है, 50 किलो वजन ढोने की। लेकिन हमने उस पर 100 किलो वजन डाल दिया है तो वो वाहन क्या हो जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता को भी हमें इसी तरीके से समझना है कि प्राकृतिक पर्यावरण कितने जनसंख्या के भरण पोषण को अलाउ करती है।
बात समझ में आ रही है? और हम कितने जनसंख्या उस पर डाले हुए हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता को व्यक्त करता है। अर्थात प्रकृति हमें कितना संसाधन देती है कि एक वर्ष में हम कितनी जनसंख्या को पूरे विश्व फिलफिल कर सकता है। इसमें एक टर्म और आता है जिसे आप इसको समझ सकते हैं। एक होता है जिसको आप अर्थ आवर शुड डे कहते हैं, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि टर्म हमें अभी स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन उसका भावार्थ ये है कि प्रकृति के द्वारा जो आपको, हाँ, अर्थ आवर शुड डे कहते हैं उसको, वही है। और एक होता है कि जो आप प्रत्येक दिन किसी तारीख को 1 घंटे के लिए जो लाइट बंद करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो भी कहते हैं कुछ इस तरीके से, लाइट अब नहीं कहेंगे, कुछ है। तो अर्थ आवर शुड डे का अर्थ होता है कि सपोज दैट आप मान लीजिए कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के लिए पारिस्थितिक तंत्र ने आपको जो संसाधन उपलब्ध कराया पूरे 1 साल के लिए, उस संसाधन को आप सितंबर में ही किसी तारीख को खत्म कर गए, तो वो डे जो होता है दैट इज अर्थ आवर शुड डे। इसका अर्थ है कि उसके आगे जो आप एक संसाधन यूज करेंगे वो प्रकृति के संसाधनों का ओवर एक्सप्लॉइटेशन ये होगा, क्योंकि प्रकृति ने हमें उतने संसाधन दिए थे 31 दिसंबर तक यूज करने के लिए, लेकिन हमने उसको क्या किया है, किसी साल सितंबर में वो आ जाता है, किसी बार ये डेट वैरी करते रहेगा, तो उसी तारीख को आपने 1 साल के संसाधन को खत्म कर दिया। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि बाकी जो उस साल का 2 महीना या 2.5 महीने का समय बचा हुआ है उसमें तो आप संसाधन यूज करेंगे, और वो जो आप संसाधन यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ओवर, जो आप कहते हैं ना अति दोहन, वो होगा। तो ये हो गया पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता के बाहर, क्योंकि उसकी वहन क्षमता उतनी ही है कि आपको उतना संसाधन अलाउ किया, लेकिन आपने उसको यूज ज्यादा किया है। तो एक ये पूछा गया है मेंस में, जिस पर आगे जब हम लोग धारणीय, अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब हम विकास की नीति को अपनाएं तो क्या हम इसका ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और एक इसमें हो जाएगा जैसे पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता होती है, और एक इसमें और आगे चलकर आ जाएगा कि जिसको हम लोग पारिस्थितिकीय असंतुलन कहते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। क्या है ये, किन कारणों से होता है, तो वो भी पर्यावरण प्रदूषण वाले टॉपिक में हम लोग जाते हैं तो उसमें आ जाता है कि पर्यावरणीय नियमनीकरण या पर्यावरणीय असंतुलन क्या है, उसी को लगभग हम लोग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की श्रेणी में भी रखेंगे। तो ये मेंस में पूछे जाने वाले टॉपिक है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है। तो ये 5-6 टॉपिक है, तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक आपके सामने में है, इस शब्द की कई बार चर्चा हुई है, जैविक अन्योन्य क्रियाएं और उसके प्रकार है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो बायोटिक इंटरेक्शन होता है उसको हम पहले समझेंगे कि 2 तरीके का हो सकता है। एक इसमें लिखा हुआ स्वजातीय इंटरेक्शन है, और दूसरा क्या है, अंतराजातीय, या आप विजातीय कह सकते हो। स्वजातीय कहने का अर्थ है कि एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य जो इंटरेक्शन होता है वो स्वजातीय है, और विजातीय या अंतराजातीय हो गया कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के जीवों से कैसे इंटरेक्शन उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाएगा, अंतराजातीय कहलाएगा। जैसे आप कहते हैं ना अंतः राज्य और अंतराराज्य। अंतः राज्य का अर्थ होता है एक ही राज्य के अंतर, और अंतराराज्य का अर्थ हो गया 2 राज्यों के बीच। ठीक वहां पर इसी तरीके से है कि स्वजातीय का अर्थ है कि एक ही प्रजाति के अधीन, और अंतरा प्रजाति का अर्थ है कि एक से अधिक प्रजाति के जीव जो हो उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा वो कहलाएगा। ये जो इंटरेक्शन उत्पन्न होता है पारिस्थितिक तंत्र में, ये बेसिकली किसके माध्यम से होता है, तो ये इंटरेक्शन उत्पन्न होता है खाद्य श्रृंखला में, क्योंकि प्रजाति किससे जुड़ती है, आहार के माध्यम से ही जुड़ती है। तो एक खाद्य श्रृंखला में जब ये इंटरेक्शन उत्पन्न होता है तो इस इंटरेक्शन को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक नकारात्मक हो सकता है अन्योन्य क्रियाएं, दूसरा सकारात्मक हो सकती है, और तीसरा क्या हो सकती है, उदासीन। तो नॉर्मली इकोसिस्टम में हमें उदासीन अन्योन्य क्रियाएं नहीं मिलती है कि जीव पूरी तरीके से तटस्थ रहे, ऐसा संभव नहीं है इकोसिस्टम में, क्योंकि एक इकोसिस्टम के जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से इंटरेक्शन में आ ही जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। तो ये तो यही समाप्त हो जाता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि उदासीन अन्योन्य क्रियाएं जो होती है वो पारिस्थितिक तंत्र में संभव नहीं है, विरले ही मिलेंगे, लेकिन नहीं के बराबर मिलेंगे। जो नकारात्मक अन्योन्य क्रियाएं होती है इसमें 4 सेगमेंट है। एक अंतर जातीय परजीविता है, परभक्षण है, परजीविता है और स्पर्धा है। और सकारात्मक अन्योन्य क्रियाओं का अर्थ है कि सहभोजिता है और सहकारिता। यहां पर कॉमन कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझना होगा ये ध्यान रखना है।
ये जो है ना, ये एक तरीके से आप समझिए नकारात्मक है, तो इसमें हानि होगा एक का लाभ हो सकता है, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएगी कि दोनों को उसमें प्रतिस्पर्धाएं करनी पड़ सकती है, तो दोनों को अपना लूज होगा। तो जैसे आप देखेंगे अंतर परजातीय है, परभक्षण है, परजीविता है, इसमें एक को लाभ होगा और दूसरे को क्या हो सकती है, विकास या हानि हो सकती है। स्पर्धा में क्या होगा कि दोनों, जैसे आप स्पर्धा को डायरेक्ट समझ लीजिए कि स्पर्धाएं उन क्षेत्रों में होती है जहां पर एक ही संसाधन के लिए कई जीव हो, जगह की कमी है, एक ही संसाधन है, तो वहां पर क्या होती है, कंपटीशन होना शुरू हो। जैसे आप देखेंगे सवाना का जो क्षेत्र होता है, तो सवाना के जंगलों में एक ही शिकार के लिए चीता और बाघ भी उसको फॉलो करते रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्धा कहेंगे। तो स्पर्धाएं दो जीवों के बीच होती है जो एक ही संसाधन या एक ही स्थान की प्राप्ति के लिए हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्धा कहेंगे। अंतर जातीय परजीविता का अर्थ होता है कि इसमें क्या होगा कि ये ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें एक जाति का विकास अवरुद्ध हो सकता है लेकिन दूसरे का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग कहेंगे अंतर जातीय परजीविता कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं इसको कि एक जो छोटा वृक्ष होता है और बड़े वृक्ष, जो आपके नोट्स में दिया हुआ है ना, उसमें वही हम यूज कर रहे हैं ताकि आप इसको समझ पाएंगे। जैसे कि एक जो बड़े वृक्ष होते हैं और छोटे वृक्ष होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है ये आप जानते होंगे। उसमें दिया हुआ है, कौन सा कलर लिया जाए, ब्लैक ही। तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें दिया हुआ है कि जो बड़े वृक्ष होते हैं, अगर इसके नीचे कोई छोटा वृक्ष है तो बड़े वृक्ष क्या करते हैं, छोटे वृक्ष के विकास को क्या करता है, अवरुद्ध कर देगा, क्योंकि उसको सौर प्रकाश नहीं मिलेगा, आवश्यक जो जगह होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन छोटे वृक्ष का क्या होता है, बड़े वृक्ष के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे अंतर जातीय जो परजीविताएं होती है वो है। परभक्षण पर नहीं प्रभाव पड़ेगा। ये अंतर परजीविता ये हो गया ना कि ये जो है इसके विकास को क्या किया है, अवरुद्ध कर दिया है, ठीक ना। उसका भी जो मटेरियल है, जो सनलाइट है, वो क्या कर रहा है, रोक रहा है, वही ले रहा है, जो बड़ा वृक्ष है वो ले रहा है उसको। छोटे पर बड़े की हो गई एक तरीके से, क्योंकि छोटे के विकास को उसने अवरुद्ध कर दिया है ना, तो जिसके विकास को आपने अवरुद्ध कर दिया उसका आपने हानि कर दिया है। परभक्षण होता है, तो परभक्षण में आप एक समझिए, इसमें एक है सिंपल सा अर्थ से समझिए, एक होगा भक्ष, भक्ष का अर्थ है कि जो शिकार करने वाला होगा, और एक हो जाएगा यानी शिकार करने वाला, और जो शिकार होगा, जो शिकार होगा, ये दो कंडीशन है इसमें परभक्षण में। तो अब आप इसका अर्थ समझ गए कि परभक्षण में जो शिकार करने वाला होगा वो लाभ में होगा क्योंकि वो शिकार को खा जाएगा, और जो शिकार हो जाएगा उसकी विकास क्या होगी, वृद्धि ही पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो शिकार हो गया ना, वो तो चला गया अंदर। जैसे आप देखेंगे उसमें कि बाघ है, जैसे एक हिरन को खाता है, या बाघ एक मान लीजिए कि अन्य किसी पशु को खा जाए, तो बाघ यहाँ पर क्या है, शिकार करने वाला है, और हिरन क्या है, यहाँ पर शिकार हो गया, तो हिरन प्रजाति का विकास ही क्या हो गया, वहां पे अवरुद्ध हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परभक्षण कहते हैं। तीसरा जो इसमें है, जो आप देख रहे हैं कि वो क्या है, जैसे अंतर प्रजातीय परभक्षण। परजीविता क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक जो परजीवी है उसको क्या हो रहा है कि लाभ होगा, और जो परपोषी होती है उसको क्या होती है, हानि होती है। इसका उदाहरण है कि ये यहां पर विकास अवरुद्ध नहीं होगा उसका, लेकिन एक का हानि होगा, एक का क्या हो जाता है यहाँ पे लाभ। जैसे आप यहाँ पे जो परजीवी है यानी जो दूसरे पर निर्भर है, जो दूसरे के शरीर के अंदर या दूसरे के शरीर के बाहर हो सकता है, तो वो लाभान्वित होगा, लेकिन जिसके अंदर होगा या जिसके बाहर होगा उसको क्या हो सकती है, उसमें हानि हो सकती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपके नोट्स में दिया होगा कि कई प्रकार के जो कृमि होते हैं, पर है ना, जैसे मलेरिया कृमि होता है, प्लाज्मोडियम, इस तरीके के, तो इस तरीके जो कृमि होते हैं ये जिस पर वृद्धि करते हैं उसके अंदर भी हो सकते हैं और उसके बाहर भी हो सकते हैं, और जब ये अंदर और बाहर हो तो जाहिर सी बात है कि वो जिसके ऊपर है उसके लिए ये जीवाणु क्या करेंगे, हार्म उत्पन्न करेंगे। तो परजीविता में क्या है कि जो अंदर और बाहर है जिससे वो ले रहा है,
वो लाभ में होगा, लेकिन जिसके ऊपर है या जिसके अंदर है वो उसको क्या होगी, उसमें हानि होगी। जैसे इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, मलेरिया कृमि का होगा, जो वार्म कृमि सब होता है, कई सारे का इसमें एग्जाम्पल होगा। तो वो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना। एग्जाम में जब भी आएंगे एग्जाम्पल ही आएंगे कि ये किस प्रकार के बायोटिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे आप देखें फीता कृमि है, गोल कृमि है, मलेरिया परजीवी है, ये सभी जो है सो मानव में भी कई सारे पाए जाते हैं और मानव को भी ये क्या करते हैं, हार्म उत्पन्न करते हैं। स्पर्धा में हमने बताया है कि ये तब प्रारंभ होता है कि जब एक ही संसाधन एक ही स्थान के लिए दो विभिन्न प्रजातियों जो है सो वहां पर स्पर्धा करनी शुरू करे। जैसे एक कठफोरवा पक्षी भी होता है, देखते हैं पेड़ में वो, और उसमें वो भी रहना चाहता है और जो गिलहरी होती है उस पेड़ की वो भी रहना चाहती है। तो वो सीमित स्थान है, उसके लिए दोनों में कंपटीशन। और अफ्रीका के सवाना के जो शेर चीता होते हैं एक ही शिकार के पीछे क्या होते हैं, भागते रहते हैं, क्योंकि वहां संसाधन की कमी है, तो उसके कारण दोनों में स्पर्धाएं होती है। सकारात्मक में जो होगा एक सहभोजिता होती है। तो सहभोजिता का अर्थ है कि इसमें एक को लाभ होगा लेकिन दूसरे को ना तो हानि होगी और ना ही क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि दूसरे इसके कहते हैं ना तो उधो का देना ना माधो से लेना, ये स्थिति हो जाएगी इसकी। तो जैसे एक एपीफाइट होता है, एपीफाइट हमें बेसिकली मिलता है जो आर्द्र जलवायु दशाएं होती है, जो विषुवत-रेखीय प्रदेश होता है, वहां पर हमें अधिपादप मूल रूप से मिलते हैं। तो ये अधिपादप जो होते हैं ना वृक्ष पर बनते हैं, लेकिन वो वृक्ष से नहीं लेता है बल्कि वायुमंडलीय नमी को वो क्या करता है, यूज करता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो वो विकसित भी हो गया है तो जो पादप पर बना है उससे वो कुछ ले नहीं रहा है, वो वायुमंडलीय नमी ले रहा है। तो इसलिए उसको ना तो हानि हो रही है ना ही क्या हो रही है, लाभ हो रही है, वो अपना ग्रोथ करता है। जैसे एक चूसक मछली और शार्क का संबंध है। ये जो चूसक मछली होती है शार्क के शरीर पर चिपका रहता है, इतनी छोटी होती है कि उसे शार्क के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इसको दो लाभ मिल जाता है। शार्क जहां जहां जाएगा वहां ये भी चला जाएगा, और शार्क जो भोजन करता है उसका यदि कुछ बचा उचा रह गया तो इसको क्या होता है, मिल जाता है। लेकिन इसका इस शार्क चूसक मछली का शार्क के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें ये ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसमें एक जो है सो लाभान्वित होगा लेकिन दूसरे के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सहभोजिता का अर्थ है यहाँ पे सहोपकारिता की, दोनों लाभान्वित होंगे यहाँ पे। जैसे इसको ये समझिए कि आपने अपने दोस्त को अपना पर्यावरण का नोट्स दे दिया और आपका दोस्त ने आपको गवर्नेंस का नोट्स दे दिया, हो गया ना, दोनों लाभान्वित। आपके पर्यावरण से वो पढ़ के पास गए, उनके गवर्नेंस के नोट से आप पढ़ के पास हो गए। तो ये जो हो गया किस तरीके का हो गया, सहोपकारिता। लेकिन हम लोगों में ऐसी भावना होती नहीं है। जब दोस्त रूम में आएगा तो सबसे पहले जो नोट्स है उसको छुपा के रखो, देख न ले, कहीं कहीं मांग न ले ये, और मांग लेगा तो फिर विपत्ति आ जाएगी, देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो संबंध खराब हो जाएगा। क्या खुला तंत्र है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक 9वां 10वां के किताब में भी आप पढ़ते होंगे कि भैंस और बगुला के बीच का जो संबंध होता है, दोनों को क्या बेनिफिट होता है। ये बगुला क्या करता है, उसके शरीर पर जो वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जो उसका ब्लड लेते रहता है, उसको खा जाता है, तो बगुला का पेट भर जाता है। और भैंस को इससे क्या लाभ है, उसका जो ब्लड चूसने वाला वो कीड़े हैं वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है कि एनिमोन हर्मिट्स और केकरे के मध्य का संबंध है, जो आपके नोट्स में है। तीसरा जूजेंथली और प्रवाल का संबंध, आप पढ़े होंगे इसके बारे में। ये बहुत ही घनिष्ठ साहचर्य संबंध होता है। घनिष्ठ साहचर्य संबंध होने का अर्थ है कि जो इस तरीके के संबंधों में रहते हैं अगर एक दूसरे से अलग हो जाएं, इसका दैनिक जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन हम बोलना नहीं चाहेंगे। तो बात आप समझ ही गए होंगे। तो ये है कि अगर जूझ अब इसमें बताने की क्या जरूरत है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हाँ रहे तो ज्यादा बढ़िया, और आप लोग इसमें माहिर हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जैसे मैंने कहा इकोटोन है। तो इकोटोन जो होता है बेसिकली आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, होता क्या है, इकोटोन जो होता है बेसिकली ये दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, उस ट्रांजिशनल एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। जैसे मान लीजिए समझने के लिए एक ए पारिस्थितिक तंत्र है, एक बी है, इन दोनों के बीच का ये जो ओवरलैपिंग ट्रांजिशनल एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं,
इकोटोन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जो स्थलीय या महाद्वीपीय पर्यावरण है और जो महासागरीय पर्यावरण, इनके बीच जो मैंग्रोव होता है या जो ज्वारनदमुख होता है, एस्चुअरी होता है, ये इकोटोन के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे कहीं वन है, वन के बीच में कुछ घास मैदान है और घास मैदान के बीच मरुस्थल है, तो मरुस्थल और वन के बीच का वो जो घास का एरिया है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से इकोटोन का क्षेत्र होता है। तो ये होते हैं इकोटोन। दूसरी इस इकोटोन की विशेषता होती है कि इकोटोन में क्या होता है कि कई बार अपने आसपास के पर्यावरण से जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं एज प्रभाव कहते हैं। जैसे आप खुद देखो कि मैंग्रोव का जो क्षेत्र होता है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के तुलना में यहाँ पर बायोडायवर्सिटी काफी अधिक होती है, तो जब ये अधिक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एज प्रभाव कहते हैं। और इस क्षेत्र में क्या होता है, इकोटोन में हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो काफी अधिक संख्या में पाई जाती हो, तो इकोटोन के क्षेत्र में अगर कोई प्रजातियां अधिक संख्या में पाई जाती है तो उसको कोर प्रजाति के नाम से जाना जाता। 3 शब्द यहां से ध्यान में रखना होगा, और ये सब आप स्टेट पीसीएस देने के लिए जाएंगे तो बहुत पूछते हैं यूपी में इस तरीके के प्रश्न कि कोर प्रजातियां क्या होती है, एज इफेक्ट क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, इस तरीके से पूछे, सिविल सेवा में भी आ जाता है। तो 3 पॉइंट, 2 पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमण का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोटोन कहेंगे। एग्जाम्पल याद रखना है, इसी क्षेत्र में क्या होगा कि जब अपने आसपास के क्षेत्र से बायोडायवर्सिटी अधिक होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एज प्रभाव कहेंगे। इकोटोन के क्षेत्र में अगर किसी खास प्रजाति की डोमिनेंसी है, संख्या अधिक है, तो उस प्रजाति को हम लोग क्या कहेंगे, कोर प्रजाति कहते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है, कुछ विशेषता करके लिखा हुआ है, एज प्रभाव सब। दूसरा आप यहां पर देखेंगे कि संक्रमण तंत्र होने के कारण जो कुछ कुछ विशेषताएं अन्य है वो भी यहां पर लिखा होगा। टेंशन का, तनाव का क्षेत्र होता है, ये बड़े आकार का भी हो सकता है और छोटे आकार का भी हो सकता है। जैव विविधता अधिक पाई जाती है, भौतिक दशाएं परिवर्तनशील हो सकती है, ये एक विशिष्ट प्रकार के जलवायु दशा का भी निर्माण करेंगे, क्योंकि एक संक्रमण क्षेत्र है ना, जैसे कि मान लो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक और उसके बीच का है, तो यहाँ की जो जलवायु दशाएं होगी वो टेरेस्ट्रियल के तुलना में और एक्वेटिक के तुलना में क्या होगा, कुछ अलग प्रकार का होगा, तो इसलिए ये एक विशिष्ट जलवायु दशा का निर्माण करते हैं। और अगर यहाँ पर सब कुछ अधिक हो तो ये जीवों की संख्या को अधिक सपोर्ट करते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी में कि इकोटोन के बारे में क्या सही है क्या गलत है, स्टेटमेंट करके यहां से आ सकता है। जी बताइए। देखो, जीवों के ऊपर निर्भर है कि उसमें प्रजातियां किस प्रकार की है, ये कहना मुश्किल है कि किस प्रकार का होगा, वो तो है कि इकोटोन किस प्रकार का है और किस प्रकार के जीव है। यहाँ आप एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं, जैसे आप देखो मैंग्रोव है, मैंग्रोव अगर एक इकोटोन का क्षेत्र है तो वहां पर मुख्य प्रजाति में क्या मिलती है, रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा, जंतु में घड़ियाल मिलता है, मगरमच्छ मिलेगा, मछली मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इन जीवों को आप देखोगे तो मूल रूप से क्या है, परभक्षण वाला रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है कि बाघ जो है वो भी किसी का शिकार करेगा, घड़ियाल भी किसी का शिकार करेगा, मगरमच्छ भी करेगा, सब मछली को खाएगा जो वहां पर जीव है, कुछ कछुए मिलते हैं वो है। तो इस तरीके का, तो वो इकोटोन के ऊपर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का इकोटोन है, वो कहां पर है। जैसे अब आप चलोगे एक मैदान वन है और एक तरफ पर्वतस्थल और बीच में कोई घास मैदान का क्षेत्र है, तो घास मैदान में अब जो जीव होगा उस तरीके से वहां पर इंटरेक्शन उत्पन्न होगा। हमने देखा है घास मैदान की खाद्य श्रृंखलाएं किस तरीके से है, तो होंगी दोनों क्रियाएं, सकारात्मक अन्योन्य क्रियाएं भी होंगी और नकारात्मक भी होंगी, एक ही केवल नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ही होगा तो फिर वो तंत्र अस्थिर होना शुरू हो जाएगा। हाँ, यह है कि चूंकि तनाव का क्षेत्र है तो यहां पर इम्बैलेंस जाने होने की संभावना रहती है। हाँ, हाँ होते हैं, कुछ पौधे होते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल सही है इनका कहना, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो खाते हैं। इकोटोन, इकोटाइप क्या है देखिए आप इसको, कुछ भी नहीं है इसमें, उसमें में जो पहले आप पर है वही है कि एक इकोटोन में क्या होता है कि 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र मिलते हैं
और दो भिन्न पारिस्थितिक क्षेत्र के मिलने से एक नवीन पारिस्थितिकीय क्षेत्र बनता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोटाइप कहेंगे। तो एक ही लाइन में याद रखना है कि चूंकि इकोटोन का जो क्षेत्र होता है उसमें दो पारिस्थितिक तंत्र के ओवरलैपिंग का एरिया होता है, तो दो पारिस्थितिक तंत्र के तापमान भी, वर्षा भी, नमी भी, भू जलवायु दशाएं अलग अलग होंगी और उसका मिक्सअप होगा तो एक नवीन क्या होगा, तंत्र बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इको टाइप कहेंगे। तीसरा इसमें है एक इकोक्लाइन है, ये भी इसी से संबंधित है। क्लाइन का अर्थ होता है स्लोप को ये व्यक्त करता है, ढाल को। तो इकोक्लाइन जो है ना, इसमें जो लिखा हुआ है आप उस पर बहुत इस हिसाब से नहीं समझ में आएगा, हम जो बता रहे तब समझेंगे इसको। इकोक्लाइन जो है ये एक तरीके से स्लोप प्रवणता को व्यक्त करता है। स्लोप प्रवणता को व्यक्त क्या करता है, पहला इसमें ये आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जा रहे हैं तो वनस्पति के नेचर में कैसे परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। जलवायु दशाओं में कैसे परिवर्तन हो रहा है, भू पारिस्थितिकी में कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो परिवर्तन होने की दशाएं होती है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोक्लाइन कहते हैं। और जब आप ये बदलती हुई दशाओं का किसका, एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में, कि वनस्पति किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ढाल कैसे चेंज हो रहा है, जलवायु दशाएं कैसे चेंज हो रही है, उच्चावाचीय दशाएं कैसे चेंज हो रही है, तो इसका जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाएगा, इकोक्लाइन। और जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, चूंकि ये ढाल है, ग्रेडियंट है, तो वो प्रवणता विश्लेषण कहलाता है। तो इकोक्लाइन भी एक इकोटाइप या इकोटोन के क्षेत्र से संबंधित होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि दो पारिस्थितिक तंत्रों का अगर तुलना किया जाए तो कैसे पादप समुदाय में परिवर्तन होता है, कैसे जंतु समुदाय में परिवर्तन होता है, कैसे वहां के जलवायु दशा में परिवर्तन होता है और कैसे वहां के भूदशा में परिवर्तन होता है, ये कहलाता है इकोक्लाइन कहलाता है। फिर इसमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय निकेत कहते हैं या निके कहते हैं। निके जो होता है बेसिकली आप ये समझिए कि सिंपल सा अर्थ है कि ये एक पारिस्थितिक तंत्र है, तो इस पारिस्थितिक तंत्र में किसी खास जीव के द्वारा जो स्थान ग्रहण किया जाता है उसी को हम उसका निकेत कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि इस क्लासरूम में आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो आपका निकेत है, बस में आगे। तो अब आप बताइए कि इस क्लासरूम में कितने निकेत हैं, जितने लोग बैठे हैं उतने निकेत हैं, सबका अपना अपना है ना। तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में कई निकेत हो सकते हैं, ये निर्भर करेगा कि उस पारिस्थितिक तंत्र का एरिया कितना बड़ा है, संसाधन कितने हैं, कि जीव को वो कितना उपलब्ध करा पाएगा। तो बिल्कुल तो वही है ना, आप जो बैठे हो एक तरीके से उस पर जाएंगे अभी हम। तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझिए। निकेत का अर्थ होता है कि किसी खास पर्यावरण में किसी जीव के द्वारा जो ग्रहण किया जाता स्थान है वो उसका क्या कहलाएगा, निकेत कहलाएगा। अब ये निकेत जो होता है कई प्रकार का हो सकता है। एक होगा आवास निकेत। तो आवास निकेत हुआ कि जहां पर वो प्रॉपर घर बना के रहता है, किसी भी जंगली जो जीव होते हैं और आपका भी आप एक फिक्स आवास तो है ना जहां पर आप रहते हैं, तो वो आपका आवास निकेत हो गया दिल्ली में। उसके बाद क्या होता है कि आपका एक होता है खाद्य निकेत, जीव का होगा खाद्य निकेत। खाद्य निकेत आवास निकेत के तरफ चारों तरफ वो क्षेत्र होगा जहां तक वो शिकार करेगा, करता है ना। शेर घर में बैठा रहेगा तो शिकार मिल जाएगा उसको, घर से बाहर निकलना होगा। तो आपको भी अगर चाय पीना होता है, कुछ समोसे खाने होते हैं, तो अपने आवास निकेत से निकलते हैं, है ना, और थोड़ा सा दूर जाके जहां पर अच्छे समोसे मिलते हैं वहां पर आप जो है सो खाते, वो आपका क्या हो गया, खाद्य निकेत। एक उदाहरण के लिए समझिए। तो दूसरा हो गया खाद्य निकेत। तीसरा होता है, एक होता है जननिक या प्रजनन निकेत कहते हैं। प्रजनन निकेत का अर्थ है कि जहां जीव जो है सो प्रजनन करेगा जिस क्षेत्र में, वो उसका क्या होता है, प्रजनन निकेत कहलाता है। चौथा होता है विचर निकेत, जो घूमने फिरने का एरिया होगा जीव का, ये होता है। और पांचवा होता है एक जलवायु निकेत, जिसमें वनस्पति का जो वो एरिया है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जो तापमान और मृदा की दशा है उसको हम लोग शामिल करते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है यहां से कि निकेत ना केवल स्थान को व्यक्त करता है बल्कि जीव के फंक्शनल एरिया को भी व्यक्त करता है, कार्यात्मक एरिया को व्यक्त करता है। क्योंकि आप देखो कुछ शिकार करता है जिस एरिया तक, तो वो उसका फंक्शनल एरिया हो गया ना, घूमता है वो उसका फंक्शनल एरिया हो गया।
तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि निकेत ये केवल स्पेस को व्यक्त नहीं करता है, ये उसके कार्यात्मक एरिया को भी व्यक्त करता है कि ये पूरा फंक्शनल एरिया इस जीव का माना जाता है। तब इसका अर्थ यही निकलता है, आप यहां से देखेंगे कि इस निकेत की विशेषता क्या होगी। पहली विशेषता तो ये हो गई कि निकेत में, एक निकेत में कई जीव हो सकते हैं। एक निकेत यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में कई निकेत हो सकते हैं, पहला। लेकिन एक पारिस्थितिक तंत्र का जो निकेत होगा वो दूसरे में नहीं होगा, क्योंकि वो उसी में होगा। दूसरा होगा, किसी निकेत में जीवों की संख्या कितनी होगी या किसी पारिस्थितिक तंत्र में कितना निकेत होगा, ये वहां पर उपलब्ध संसाधन पर निर्भर करेगा। तीसरा, डोमिनेंट स्पेसीज जो होगा उसका निकेत बड़ा होगा और जो कमजोर होगा उसका निकेत क्या होगा, छोटा होगा। आप इस क्लासरूम से भी देख लो, आपके बगल में अगर कोई मोटे ताजे बैठे हो तो आपको दिक्कत हो रही होगी, है ना। बार बार उसका हाथ आपके शरीर पर आप ऐसे करेंगे, हटो हटो ऐसे ना। तो ये होता है कि चूंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, आयतन ज्यादा है, तो वो ज्यादा जगह, तो अब आप दोनों आदमी नहीं समझेंगे मतलब एक दैनिक जीवन का उदाहरण दे रहे हैं कि आप इसको समझ जाएं। तो जो अब इसका कहने का अर्थ है कि आप उदाहरण लीजिए कि एक बाघ है और एक मान लीजिए खरगोश है। नॉर्मली किसका निकेत बड़ा होना चाहिए, बाघ का, चूंकि डोमिनेंट स्पीसीज है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो डोमिनेंट स्पीसीज होगा उसके निकेत का क्षेत्र बड़ा होगा और जो कमजोर होगा, जो छोटा जीव होगा, वो क्या होगा, कम निकेत में आ जाएंगे। तो ये निकेत की विशेषता होती है और इस पर सिविल सर्विसेज में प्रश्न पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन निकालिए और देखिए, वही पारिस्थितिक तंत्र वाला उसमें है निकेत पर प्रश्न, निकालिए जल्दी से। माइग्रेटरी बर्ड्स तो आएंगे रहेंगे, लेकिन उसका भी निकेत होगा, आते हैं रहते हैं। अब देखो उसी टॉपिक में होगा निकेत या दूसरा जो टॉपिक होगा, क्या है प्रश्न। यही है निकेत, मतलब फंक्शनल एरिया को भी, केवल स्थान को नहीं व्यक्त करता है बल्कि किसको व्यक्त करता है, ये फंक्शनल एरिया को भी व्यक्त करता है। चीता लाए हैं, हाँ हाँ। जो देखो, एक तो है कि आप भूगोल में पढ़े होंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत, जिसको आप इंडियन प्लेट कहते हैं, ये पहले अफ्रीका के पास अटैच था। तो इसलिए आप देखेंगे कि कुछ ऐसी प्रजातियां जीवों की या वनस्पति की जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग के देशों में पाए जाते हैं, वो भारत में भी पाए जाते हैं। जैसे आप वनस्पति पढ़ते हैं तो भारत की जो वनस्पतियां वो मिश्रित प्रकार की है। इसमें एक इंडो इथोपियन वनस्पति है, ये भारत के राजस्थान गुजरात सब में मिलता है, क्योंकि वो अटैच था वहां से। इथोपिया अफ्रीका में, हमारे यहाँ इंडो इथोपियन वनस्पति मिलती है। जो सफेद शेर है वो आप देखो गुजरात में मिलता है और उसी से कुछ फॉसिल्स मिलता जुलता अफ्रीका में भी मिलता है। तो वो है कि चूंकि हैबिटेट को देखा जाता है कि जो नामीबिया का हैबिटेट है उस तरीके का हैबिटेट हमारे यहाँ कहाँ बनता है जहां पर ये रह सकते हैं, तो इसलिए वहां पर उसको लाया गया है। क्या कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में क्यों नहीं कहेंगे, निवास है, निवास के साथ साथ वो फंक्शनल एरिया भी है। हमने तो पहले ही लिखा, स्थान, निवास, जो भी शब्द यूज करेंगे वो भी है। नहीं, निवास उस रूप में नहीं है, निवास से एक अगर वो व्यक्त होता है, हाँ, तो वो है कि निकेत को आप ये समझिए कि ये बहुत ब्रॉडर सेंस है, जिसमें केवल वो रहता ही नहीं है, सब कुछ काम करता है। हाँ, अब यहां पर एक प्रश्न आया है कि किसी जीव का प्राकृतिक आवास क्या होगा। नॉर्मली प्राकृतिक आवास किसको कहेंगे आप, जो निकेत का क्षेत्र होता है, जो आवास निकेत हुआ वही उसका प्राकृतिक आवास हुआ, जहां पर वो हमेशा क्या होगा, रहेगा। तो ये ज्योति नारायण सिंह का प्रश्न है, तो इसका उत्तर तो यही होगा कि जो निकेत है उसी पर अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि वो होगा। एक प्रश्न और है यहाँ पे, देखो कि ऑर्थोफॉस्फेट क्या होता है। ऑर्थोफॉस्फेट क्या होता है, हमने लिखाया है, क्या होता है। हाँ बिल्कुल, ये एक प्रकार का फॉस्फेटिक आयनिक कंपाउंड हो गया जो जीव लेता है, ठीक ना। जैसे हमने उसमें लिखाया है कि सल्फेट आयन के रूप में लेते हैं, SO4 माइनस के रूप में। आयन यही होता है ना, या तो घनायन होंगे या ऋणायन होंगे। तो
तो ऑर्थोफॉस्फेट में भी साहिबा जी आपको यही समझना है कि वो जो है सो एक आयन के रूप में है, जो कार्बनिक आयन, और उसको जो है सो लिया जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन साइकिल में सिलिकेट एंड ऑक्साइड का क्या योगदान है। ऑक्सीजन साइकिल में सिलिकेट और ऑक्साइड का ये योगदान होता है कि ऑक्साइड खनिजों का जब आप एक तरीके से कहते हैं कि विघटन करते हैं, तो वो कार्बन को, ऑक्सीजन को लाएगा इसमें। सिलिकेट खनिज भी होता है ना, जिसमें मात्रा होती है। तो ऑक्साइड खनिजों का जो न्यूनीकरण होता है, उससे ये कुछ एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। समय के साथ पारिस्थितिकी निकेत चेंज होगा, निकेत का एरिया बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बट स्थान तो लगभग वही रहेगा। इसको प्रवास कहेंगे आप। ये माइग्रेशन हो गया। जैसे उन्होंने कहा था कि जो आप ही ने पूछा था ना कि प्रवासी जीव हैं, तो समय के साथ ये चेंज हो सकता है, लेकिन एक प्राकृतिक पर्यावरण में जो है सो वो जो निकेत है जीव का, जैसे आप मान लो सवाना का शेर है, एक उदाहरण के लिए, सुंदरबन का टाइगर है, ये तो रहेगा वहीं पे ही। ये हम आप है जो यहाँ से चेंज होता है। अब नामीबिया का चीता का चेंज हो गया है, तो इसको आप कहेंगे वो प्रवास हो चुका है, माइग्रेशन करके यहाँ पर उनको लाया गया था। हमारा आपका माइग्रेशन होता है तब क्या होता है कि आवास चेंज होता है। अगर आप माइग्रेशन नहीं करेंगे तो नॉर्मली वही रहेगा जो है आपका। कहाँ थे? तो निकेत है, और निकेत में कुछ और चीजें जो है, जो हमने आपको बताया है, वो सब इसमें लिखा है। जैसे आवास निकेत है, खाद्य निकेत है, जननीय निकेत है, विचर निकेत है, संख्या निकेत है, और भौतिक और रासायनिक निकेत है। तो ये जो इतने प्रकार का निकेत है ना, इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ये एक फंक्शनल अप्रोच हो गया जीव का, जहां पर ये सारे फंक्शन वो करते हैं। तो इसलिए वो केवल स्थान को ही नहीं व्यक्त करता है, बल्कि क्या करता है, वो निकेत को भी व्यक्त करता है। फिर निकेत की विशेषता जो हमने बताया है कि किसी खास निकेत की प्रजाति दूसरे में नहीं पनप सकती, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट के लिए अनुकूलित होता है ना। फिर आप यहां पर देखेंगे निर्भर है, बहुत सारा पॉइंट है, एक बार इसको पढ़ लेंगे, जो कि मूल पॉइंट हमने आपको बताया है। इकोलॉजिकल दक्षता हमने कल चर्चा की थी, कुछ याद होगा, कि जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन को जैव भार में बदलने की जो क्षमता होती है, जो उच्च स्तर के प्राणी को उपलब्ध कराते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारिस्थितिकीय दक्षता। इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हमें समझना है पहले, किससे, कार्बन फुटप्रिंट को समझना है। कार्बन फुटप्रिंट होता है, जैसे हम आप श्वसन करते हैं, जंतु श्वसन करते हैं, तो और जो उद्योग ऐसा कोई है जो जीवाश्म ईंधन पर संचालित होता है, यानी कोयले के दहन से संचालित होता है, तो एक उद्योग के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा श्वसन के दौरान या उद्योग में जीवाश्म ईंधन के दहन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, वो उस व्यक्ति का या वो उस उद्योग का कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। बात समझ में आया? कि हम आप श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन के दौरान जो हम आप कार्बन रिलीज करते हैं, ये हमारा आपका कार्बन फुटप्रिंट है, कि कितना आप रिलीज करते हैं। ठीक उसी तरीके से एक ऐसा कोई उद्योग है जो जीवाश्म ऊर्जा से संचालित है, तो जाहिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो उस उद्योग के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जा रहा है, वो उस उद्योग का क्या हो जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट हो जाएगा। तो इन स्रोतों से वायुमंडल में क्या हो रहा है, कार्बन आ रहा है। अब ये जो कार्बन है, ये यूज कौन करेगा, प्राकृतिक वनस्पति करेगी, जिसमें कार्बन अवशोषित करने की क्षमता है। तो एक वनस्पति या एक निश्चित क्षेत्र की जो वनस्पति है या वनस्पति के समूह है, उनके द्वारा जो कार्बन खर्च करने की क्षमता है, उपयोग करने की क्षमता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो वनस्पति का कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। तो दोनों एक दूसरे से लिंक है, कि हम रिलीज करते हैं वो क्या है, कार्बन फुटप्रिंट है, और वनस्पति जो लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकीय पद छाप। एक लाइन में यहां पर है कि हम आप कार्बन रिलीज करते हैं, जंतु रिलीज करते हैं, जीवाश्म ईंधन का दहन होगा किसी उद्योग में, तो उससे जो कार्बन निकलेगा वो कार्बन फुटप्रिंट है। अब ये जो डिफरेंट स्रोतों से वायुमंडल में कार्बन आया है, उस कार्बन को खर्च कौन करेगा, वनस्पति करेगी, जिनमें ये क्षमता है। तो वनस्पति के द्वारा जो वायुमंडलीय कार्बन को उपयोग करने की क्षमता है, वो वनस्पति का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाएगा।
की स्टोन प्रजाति है। जैसे हम कहते कुछ होता है, की स्टोन प्रजाति का अर्थ होता है, जैसे सिंपल समझ, जैसे एक ताला है तो चाबी, हर एक ताले हर एक चाबी से खुलते हैं? नहीं खुलते हैं, उसका एक अपना प्रॉपर होता है। इसका अर्थ है कि हर एक चाबी में ये क्वालिटी है की में कि वो उस चाबी को ओपन कर देता है। वरना चाबी तो बहुत सारा है, लेकिन आपके घर में जो ताला भी लगा होगा कोई जाके खोल लेगा? नहीं खोल सकता, तोड़ देगा लेकिन वो अपनी चाबी से खोल नहीं सकता है। वो आपके पास जो लॉक है, जो की है, उसी से खुलेगा। तो अब है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे कौन सी प्रजातियां हो सकती है जिनको हम लोग की स्टोन प्रजाति कहेंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि कोई भी ऐसी प्रजाति जो अपने संख्या के बदौलत नहीं, अपने गुण के आधार पर, अपने क्वालिटी के आधार पर अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हो, हम उसे की स्टोन प्रजाति कहेंगे। अगर वो संख्या में एक भी है और अगर अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित कर देता है तो फिर क्या कहेंगे? उसको हम लोग की स्टोन प्रजाति कहेंगे। जैसे एक दैनिक जीवन का उदाहरण देंगे तो आप ज्यादा समझेंगे इसको। अभी जैसे शादी सबका समारोह अब शुरू होगा, तो शादी सबके समारोह में आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे 500-700 लोग रहते हैं। लड़के वाले की तरफ से भी बहुत लोग हैं, लड़की वाले की तरफ से भी बहुत लोग हैं। लेकिन उस 500 लोगों में से एक आध व्यक्ति ऐसा होगा, दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी उधर से भी, बहुत ही सुंदर है ना, पूरी कायनात की सुंदरता लगेगा कि उसमें समाहित है। तो अब क्या होता है ना कि लोग जो जिनकी शादी हो रही है कपल्स को, उसको देखना छोड़ देंगे है? और गोलगप्पे खा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो वो उस इन्वायरमेंट के लिए की स्टोन प्रजाति हो गया, क्योंकि उसकी उतनी क्वालिटी है कि जो 500 लोग जिनको देखने के लिए गए हैं उनको नहीं देख के बाकी लोग दूसरे को देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? की स्टोन प्रजाति कहेंगे। तो अब प्राकृतिक पर्यावरण में ऐसे प्रजाति कौन हो सकते हैं? तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, ये क्या है? की स्टोन प्रजाति होते हैं, क्योंकि ये संख्या में एक भी हो तो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे, और जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे तो मृदा की फर्टिलिटी क्षमता बढ़ेगी, खाद्य श्रृंखला में ये ऊर्जा का निवेश बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे प्रजाति के समूह या जीव जो अपनी संख्या के बदौलत नहीं, अपने गुण के बदौलत अपने आसपास के वातावरण को बदलने की क्षमता रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? की स्टोन प्रजाति कहते हैं। दैनिक जीवन का उदाहरण दिया आपको। और वैसे ही होता है कि आप अपने दोस्तों ग्रुपों में कई बार कई जगह मिलने के लिए जाते हैं, 10-20 लोग हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबको इंप्रेस्ड कर डालता है। फिर आप उसके परोक्ष में भी चर्चा, यार गजब था वो, है? तो आप इंप्रेस्ड हो गए, दैट इज वो की स्टोन प्रजाति है। तो इसका हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक ना? क्या बिल्कुल है, क्यों नहीं कहेंगे। अब मैं अपना बड़ाई तो नहीं करता, लेकिन इस इकोसिस्टम के लिए तो हम हैं ही की स्टोन प्रजाति, कि नहीं है ना? तो मानव भी की स्टोन प्रजाति होगा, क्यों नहीं? एक गुरु जी जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनके ऊपर 50, 100, 200 बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, क्यों नहीं वो की स्टोन प्रजाति है ना? कि एक टीचर है और 500 बच्चों को या 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो उस पर्यावरण के लिए की स्टोन है, क्योंकि उसकी क्वालिटी उसमें जाएगी और वो उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो इसीलिए हमने कहा ना कि संख्या नहीं, हमने कहा संख्या नहीं, सिंगल है लेकिन उसकी क्वालिटी है प्रभावित करने वाली, तो वो की स्टोन है। अब संख्या में 50 है और लेकिन वो उस लायक नहीं है, तो उसको थोड़े कहेंगे की स्टोन प्रजाति, अब नहीं कहेंगे उसको। एक है लेकिन वो अब वो मास्टर साहब और ऐसे ऐसे मार रहे हैं, तो वो भी गुण है एक। फाउंडेशन प्रजातियां, फाउंडेशन प्रजाति होती है, ऐसे प्रजाति को हम लोग फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं जो दूसरे जीवों के लिए या दूसरे जीवों के संरक्षण में सहायक हो। बात समझ में आ गई? यानी अपने तो रहेंगे ही साथ क्या है, दूसरे जीवों के संरक्षण में भी मददगार हो, तो उनको हम लोग फाउंडेशन प्रजाति के। जैसे कोरल रीफ होता है, तो ये फाउंडेशन प्रजाति होते हैं, क्योंकि वो जो रीफ बनाते हैं उसमें हजारों लाखों जीवों को क्या होता है? शेल्टर मिलता है, आवास मिलता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के ऐसे जो जीव होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। इसी तरीके से एक अम्ब्रेला प्रजाति होता है। अम्ब्रेला प्रजाति होता है कि ये एक बड़े प्रजाति होते हैं और इनके संरक्षण होने से अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण होगा या करना होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं।
जैसे बाघ है, शेर है, चीता है, ये अम्ब्रेला प्रजाति होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको कहीं पर इनको संरक्षित करना है तो इनका जो आहार होगा उसको भी क्या करना होगा, संरक्षित करना ही होगा, तभी वो बाघ, शेर, चीता वहां पर रह पाएगा। तो इसका अर्थ है कि बाघ, शेर, चीता का आप संरक्षण कर रहे हैं तो वहां हिरण का संरक्षण होगा ही, या अन्य जो उसका भक्ष्य है उसका संरक्षण होगा ही। तो ऐसे प्रजाति को हम लोग क्या कहेंगे, अम्ब्रेला प्रजाति, जिसके संरक्षण से दूसरे प्रजातियों का भी क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। संकेतक प्रजाति को या इंडिकेटर प्रजाति जो होते हैं, इसका अर्थ होता है कि ये ऐसे प्रजाति होते हैं जो अपने पर्यावरण के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, पहला। दूसरा, जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उस पर्यावरण में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो उसका इंडिकेशन देंगे आपको कि ये चीजें यहां पर हो रही है। जैसे एक उदाहरण के लिए आप समझिए, जो लाइकेन होता है ये संकेतक प्रजाति होता है। जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण अधिक हो जाए या सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक हो जाए वहां पर लाइकेन विकसित नहीं होता है। तो यदि कहीं पर लाइकेन नहीं विकसित हो रहा है तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि वहां पर वायु प्रदूषण काफी पिक स्तर का है, इसलिए वो लाइकेन को सल्फर विकसित नहीं होने देता है। तो इस तरह के जो प्रजातियां होती है जो अपने पर्यावरण में बदलाव को व्यक्त करती हैं, उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, फ्यूचर में क्या परिवर्तन हो सकता है वो व्यक्त करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संकेतक प्रजाति कहेंगे या इंडिकेटर प्रजाति कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। पारिस्थितिकीय सेवाएं, हमने बताया था कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है। तो एक होता है सहायक सेवाएं। सहायक सेवाओं का कहने का अर्थ है कि जो पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन में शामिल हो, अन्य कार्यों को समर्थन करे, वो पारिस्थितिक तंत्र की क्या होती है, सहायक सेवाएं। जैसे प्रजातियों के लिए आवास देते हैं ना, जो भी जीव जंतुएं रहते हैं उनके लिए, अनुवांशिक विविधता का ये संरक्षण करते हैं। तो ऐसी सर्विसेज जो हमें मिलती है उसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की क्या कहेंगे, सहायक सेवाएं। प्रावधानन सेवाओं का अर्थ होता है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको मिलता है, हमें मिलता है, मानव को मिलता है, वो प्रावधानन सेवाएं कहलाती है। तो आप समझिए कि एक आपके बगल में कोई जंगल है, इसको इस तरीके से समझिए, तो उस जंगल से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? आपको खाद्य पदार्थ, कंद मूल, फल फूल मिल सकती है, ईंधन, चारा मिल सकता है, यही सब मिलेगा ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि मानव प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन, खाद्य सामग्री, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल हैं, स्वच्छ जल की प्राप्ति, औषधि, जड़ी बूटी, इस तरह की जो चीजें होती है वो जो आपको मिलती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रावधानन सर्विसेज कहते हैं। फिर एक है इसमें विनियामक, रेगुलेटिंग सर्विस। रेगुलेटिंग सर्विस का अर्थ होता है जो पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखे या उसके गुणवत्ता के मेंटेनेंस में सहायक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नियामक सर्विस कहते हैं। इसमें जैसे जलवायु का विनियमन है, कार्बन अवशोषण, हमने कार्बन चक्र में पढ़ा है, प्राकृतिक आपदा का नियमन, क्योंकि ये करते हैं प्राकृतिक आपदा को कंट्रोल। हमें हैजार्ड का सामना या प्राकृतिक आपदा का सामना तभी करना पड़ता है जब हम प्रकृति में बहुत परिवर्तन कर देते हैं। फिर फसलों का परागण है, जल संशोधन और अपशिष्ट प्रबंधन करते हैं, कीट नियंत्रण करते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र की क्या हो जाएगी, विनियामक सर्विसेज हो जाएंगे। और उसके बाद सांस्कृतिक सेवाएं हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, जो आपको मनोरंजन के रूप में पर्यावरण को देखते हैं तो आपका क्या होता है, अगर आपके पास चारों तरफ हरा भरा एरिया हो, जीव जंतु हैं, सुबह सुबह वो कोलाहल करते हुए पक्षी आपको मिले, तो क्या आपके मन में उत्पन्न होगा, है ना। तो आध्यात्मिक संवर्धन होता है, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा ग्रीनरी को देखे, तो बौद्धिक विकास होगा, आप पर्यटन की सेवाएं लेंगे, नैतिक उत्थान होगा, मोरल भी सपोर्ट होता है ना। तो इस तरीके जो चीजें हैं, पर्यटन की लाभ मिलेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की सांस्कृतिक सेवाएं कहते हैं। आगे जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो ये टर्म बार बार आएगा, तो इसलिए इसको अभी एक बार कॉन्सेप्चुलाइज कर लीजिए। जैसे अभी आप पढ़ने के लिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि झील पढ़ेंगे उदाहरण के लिए, तो झील पारिस्थितिक तंत्र से आपको क्या लाभ मिल सकता है। तो अब आप सोचिए, आपके गांव के या आपके घर के बगल में एक झील है, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो एक तो यही होगा कि कुछ विनियामक चीजें मिलेंगे, कुछ सामाजिक आर्थिक लाभ मिलेगा, और कुछ जो है ये लाभ मिलेगा, है ना। झील है तो उसका पर्यटन का महत्व है ना, नेचुरल ब्यूटी का क्षेत्र होता है ना, प्राकृतिक सौंदर्य का क्षेत्र होगा। तो पॉइंट यही होगा आगे चलकर, जैसे हम कहेंगे कि आप मैंग्रोव का क्या लाभ है, तो है ना, उसका आप पढ़े होंगे। तो ये 4 पॉइंट होंगे, यहीं पर क्या होगा कि कुछ पॉइंट ऐड होगा, कुछ जो होगा निकलेगा।
तो ये एक कॉन्सेप्ट रखना है ध्यान में कि आगे झील पारिस्थितिक तंत्र पढ़ेंगे तो झील से हमें क्या लाभ मिलता है इसकी जानकारी, प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र आप पढ़े होंगे उससे क्या लाभ मिला है इस तरीके की चीजों की चर्चा हुई होगी। उसी तरीके से मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र आपने पढ़ा होगा तो उससे क्या लाभ मिलता है वो इस तरीके से होंगे। तो ये एक कॉमन एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए जाएंगे तो उससे क्या लाभ मिलेगा, तो ये कॉमन एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? तो एक बार आप पारिस्थितिक तंत्र वाला जो पढ़े हैं, जो कुछ पीपीटी आया है उसको आप ध्यान से देखिए और कोई दिक्कत है तो आप बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन साइकिल वाला तो मैंने बताया था कि जो ऑक्साइड का योगदान बता दीजिए। ये ऑक्साइड खनिजों का जो न्यूनीकरण होता है ना साहिबा, तो जैसे प्राकृतिक तंत्र में आपको ऑक्साइड खनिज मिलते हैं, उसका जब न्यूनीकरण होगा तो उससे कार्बन सॉरी ऑक्सीजन जो है आता है, ये ध्यान में रखेंगे। बढ़े आगे। क्या होता है जी पर्यावास का, ये बताइए। आवास, पर्यावास का अर्थ होता है जो घर है, जो क्षेत्र है आपका वो है। ये एक टेक्निकल टर्म, लेकिन सीधा आप उसको समझिए आवास के रूप में, हैबिटेट के रूप में। बढ़े आगे तो लिखिए नीचे में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पर्यावरण के प्रकार। क्यों मैं यहां गया, पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र आप लिखिए। एक होगा स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा हो जाएगा लवण जल पारिस्थितिक तंत्र। महासागर की लवणता तो आप लोग पढ़े होंगे, तो कितनी है औसत लवणता सागर की? एवरेज सैलिनिटी कितनी है? 350। हाँ 35 जिन्होंने कहा है वो सही है। तो महासागर की जो औसत लवणता है ना वो क्या है, 35 पीपीटी है ना, पार्ट पर थाउजेंड कहेंगे। इसका अर्थ होता है 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम जो है वो लवण है, ये इसका अर्थ होता है। तो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ है जहां लवणता 5 पीपीटी
टी से कम होगा। बात समझ में आ गई? और लवण जल पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ होगा कि जहां पर पांच से 35 के क्या होना चाहिए, बीच होगा, वो लवण जल पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। फाइव पीपीटी है, पीपीटी का अर्थ होता है पार्ट पर 1000। 1000 ग्राम जल में 5 ग्राम, इसका अर्थ हुआ कि एक वजन करेंगे आप तो 1000 ग्राम जल लेंगे तो उसमें जो 5000 ग्राम 5 ग्राम लवण होगा, वो इसका अर्थ निकलता है। स्वच्छ जल, ये तो क्लियर हो गया ना। 5 पीपीटी का क्या अर्थ हो गया कि 1000 ग्राम जल में 5 ग्राम लवण या उससे कम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहेंगे। ये जो होता है हम इन्हें दो भागों में रख सकते हैं। एक होता है जिसको कहेंगे स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र, स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है प्रवाहित फ्लोइंग वाटर, प्रवाहित जल पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जैसे झील है, तालाब है, सरोवर है, ये सब क्या हो जाएगा, स्थिर जल का। जैसे झील है, पाउंड हो गया यानी तालाब है। इसी तरीके से जैसे सरोवर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर। और प्रवाहित जल का क्या हो गया, जैसे नदी है, जो स्प्रिंग होता है, झरना है, अगर नहर है और फ्लोइंग है तो वो भी क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो कई बार पूछता है ये कि जो कौन इसमें स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र है और कौन जो है वो है समुद्री जल पारिस्थितिक तंत्र है। ये आपको ध्यान में, जो प्रवाहित जल है। जो लवण पारिस्थितिक तंत्र होता है इसको हम लोग लवणता के हिसाब से परिभाषित करेंगे। तो लवणता का अर्थ होता है कि इसमें 5 से 35 पीपीटी के बीच होना चाहिए। जहां लवणता 5 से 35 पीपीटी के मध्य, कुछ ऐसे हैं जहां पर अधिक होगा। जैसे आप पढ़े होंगे जो यूएसए का ग्रेट साल्ट लेक है, डेड सी ऑफ जॉर्डन है, तुर्की का वान लेक है, ये एक्सेप्शन है जहां पर 200 से भी अधिक है। इस आधार पर हम इसे क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं लवण जल पारिस्थितिक तंत्र को भी। एक हो जाएगा समुद्री परितंत्र और दूसरा होगा अन्य जो लवण परितंत्र होगा वो। तो एक इसमें हो जाएगा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा जो अन्य लवण जल हो जाएगा वो परितंत्र हो जाएगा, लवण जल परितंत्र। तो लवण जल परितंत्र जो होगा ना, इसमें पीपीटी 5 से 35 के बीच, इसमें लवणता 5 से 35 पीपीटी के मध्य, पार्ट पर 1000 के मध्य। तो ऐसा जो कोई पारिस्थितिक तंत्र होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लवण जल कहेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं ज्वार नद मुख है, जो कच्छ वनस्पतियों का क्षेत्र होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ज्वारनद मुख, ज्वारनद मुख हो गया, कच्छ वनस्पति हो गया।
जो लैंगून होता है ना समुद्र तट के किनारे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जो लैंगून या मैंग्रोव सब होता है ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और समुद्री परितंत्र है कि जिसमें लवणता 35 पीपीटी या अधिक, ये तो औसत है, तो एक औसत से कुछ कम भी, जैसे आप बड़े महासागरों सबका पढ़े होंगे, तो वो कुछ में 35 है, कुछ में 34 है, कुछ में अधिक भी है। तो एक हमने ले लिया है कि नॉर्मली समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ हो जाएगा कि जिस जल निकाय की लवणता समुद्र जल के बराबर है या उससे अधिक है। तो समुद्र जल के बराबर करने करते कि 35 पीपीटी है एवरेज जो है, या उससे अधिक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जैसे सागर का जो खुला सागर एरिया है, जो उथला सागर का एरिया सब है, वो सब क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो पहला क्या हो गया, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है वो है। आप नीचे तक लिख लिया है ना? ठीक है, आप ध्यान से आप फिर से ऊपर आइए। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, पहले आप इसको समझिए। जो पृथ्वी एक जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र है, जीवों के आवास के आधार पर पहले से क्या किया जा सकता है, दो वर्गों में रखा जा सकता है। जीव का आवास क्या होगा, या तो स्थल पर होगा या फिर कहां हो सकता है, जलीय क्षेत्र में हो सकता है। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र एक हो जाएगा और दूसरे क्या हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को हमने क्या किया है, दो भागों में बांट लिया है, एक स्वच्छ जल है और दूसरा क्या है, लवण जल है। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ है कि जहां लवणता 5 पीपीटी से कम है, वो भी दो कैटेगरी में है, एक स्थिर जल है और दूसरा क्या है, प्रवाहित जल है। दोनों के कुछ एग्जाम्पल आ गए हैं। लवण जल पारिस्थितिक तंत्र को इस रेंज में रखते हैं, दो भागों में ये भी बढ़ जाएंगे, एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है और दूसरा लवण जल पारिस्थितिक तंत्र है। तो समुद्री परितंत्र है जिसमें लवणता क्या है कि 35 ग्राम या उससे अधिक है, उसके बराबर है या उससे अधिक है, तो वो है। और जो लवण जल, अन्य लवण जल परितंत्र है, उसमें सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, 5 से 35 पीपीटी के बीच है। जैसे एग्जाम्पल में हमने कुछ लिख दिया है। इसी तरीके से जो स्थलीय पर्यावरण है, तो जीवों के आवास के आधार पर हम इसे कई भागों में रख सकते हैं। जैसे एक पर्वतीय परितंत्र हो जाएगा, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, कुछ समझने के लिए ले रहे हैं, इसको कई छोटे स्तर पर ले जाया जा सकता है। दूसरा हो जाएगा जैसे वन पारिस्थितिक तंत्र है। तीसरा हो जाएगा जैसे मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। इसी तरीके से घास मैदान पारिस्थितिक तंत्र है, बहुत छोटे पर ले जा सकते हैं। कृषित गैर कृषित भी हो सकता है। कृषित यानी जहां पर हम लोग कृषि करते हैं, कृषित पारिस्थितिक तंत्र, गैर कृषित भी होगा। वन पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग कई भागों में रखते हैं। जैसे एक हो जाएगा विषुवतीय वन पारिस्थितिक तंत्र, विषुवतीय वन पारिस्थितिक तंत्र। उसी तरीके से दूसरा हो जाएगा सवाना पारिस्थितिक तंत्र। समझने के लिए तीसरा जैसे मानसून पारिस्थितिक तंत्र, मानसून पारिस्थितिक तंत्र। इसी तरीके से एक भूमध्य सागरीय हो जाएगा, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय। फिर एक हो जाएगा जैसे टैगा होता है, टैगा वन पारिस्थितिक तंत्र। और फिर हो जाएगा टुंड्रा, टुंड्रा वन पारिस्थितिक तंत्र। और जब हम इन सभी को एक जलवायु दशा वनस्पति का अध्ययन करते हैं, समरूप जलवायु दशा, और इसमें जब हम लोग वनस्पति का और जीव का अध्ययन करते हैं, वनस्पति और जीव का अध्ययन,
वनस्पति और जीव का अध्ययन बायोम कहलाता है। वनस्पति और जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। नहीं, ये सभी का आप पहले बने पूरे एरो खींचा हुआ है, ये एक का नहीं है। वो हम बताते हैं क्या है ये। ऊपर कर दें? कुछ लोगों का जगह कम पड़ रहा होगा, मैंने पेज का डायरेक्शन चेंज नहीं करवाया था, मैं भूल गया था बोलना। ऊपर से लिखिए, फिर हम ऊपर कर देंगे तो नीचे वाले आपको दिखेंगे। बन गया? ऊपर करें? कुछ लोग हाँ, कुछ लोग ना। आर्थिक? ये टुंड्रा है। हाँ, तो इसमें क्या बताना है? ये टुंड्रा वन पारिस्थितिक तंत्र है, टाइगा वन पारिस्थितिक तंत्र है, भूमध्य सागरीय वन पारिस्थितिक तंत्र, मानसून वन पारिस्थितिक तंत्र, सवाना है, विषुवतीय वन है। करें ऊपर? थोड़ा सा कर देते हैं, इतना सही है। अब देखिए यहां पर आइए, आप समझिए इसको क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है कि कहने का अर्थ यह है कि जीवों के आवास के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र एक सूक्ष्म आकार का भी हो सकता है। आप इसको कॉन्सेप्चुलाइज कीजिए। हमने इसको कुछ समझने के लिए किया है, लेकिन जीवों के आवास के आधार पर जो पृथ्वी है उसको पहले हम लोगों ने क्या किया, दो भागों में बांट लिया है। एक स्थल का है और दूसरा क्या है, जल का है। जल को भी दो भागों में बांट लिया है, उसके कुछ क्राइटेरिया है वो ध्यान में रखना है। स्थलीय पर्यावरण को जीवों के आवास के आधार पर कई वर्गों में रखा जा सकता है। उसमें हमने कुछ को ले लिया है, जैसे एक पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र है, एक मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होगा, एक घास मैदान पारिस्थितिक तंत्र है, और एक क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र है। मैन्युटली आप जाएंगे तो घास मैदान को भी दो भागों में रखा जा सकता है, जैसे उष्ण घास और शीतोष्ण घास, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। मरुस्थलीय पर्यावरण को भी दो भागों में रखा जा सकता है, उष्ण मरुस्थल और शीतोष्ण मरुस्थल। वन पर्यावरण को हमें अध्ययन भी करना होगा, तो इसको हमने क्या किया है कि और थोड़ा सा नीचे ले गए। तो एक ऑल ओवर वन है, लेकिन वन पारिस्थितिक तंत्र में हम जाएंगे तो विषुवतीय वन पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जो लगभग 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच आपको मिलेगा। सवाना होता है जो हमें दोनों गोलार्ध में लगभग 10-12 डिग्री से 20-22 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तीसरा मानसून वन है जो अपने यहाँ मिलता है और विश्व के अन्य भागों में भी मिलेगा। उसी तरीके से भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागर से ऊपर जाएंगे तो टैगा वन क्षेत्र आता है, और टैगा से ऊपर चले जाएंगे तो टुंड्रा रीजन आ जाता है। ये जो वन पारिस्थितिक तंत्र है, इसी वन पारिस्थितिक तंत्र में जो जब समरूप जलवायु दशाएं होती है या उसकी जो अपनी जलवायु दशाएं होती है, उस जलवायु दशा में जो पाए जाने वाले वनस्पति होते हैं और जो जंतु होते हैं, खासकर वनस्पति, तो वनस्पति और जंतु का जब हम अध्ययन करते हैं तो वही कहलाता है बायोम कहलाता है। आपके एक नोट्स में होगा, बायोम और पारिस्थितिक तंत्र में अंतर करके एक पेज में है। तो पारिस्थितिक तंत्र तो आप समझ गए क्या है, हम बायोम की विशेषता भी आपको बताएंगे क्या होता है नहीं होता है, तो आप फिर उसको समझेंगे क्या, और अंतर भी हम आपको लिखाएंगे। तो इसलिए हमने लिख दिया है कि इसी शब्द को अब क्या कहेंगे, अगर हम इसको बायोम के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, विषुवतीय वन बायोम।
सवाना बायोम, मानसून बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, टाइगा बायोम, टुंड्रा बायोम ये कहलाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे समझना है। तो आगे इसका लिंक हो जाए इसलिए हमने यहां पर दिया है, क्योंकि फिर आपको अचानक कहते कि विषुवतीय बायोम होता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। क्लियर है? तो घड़ी का सुई नहीं देखना है, लिखेंगे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। आप इसका केवल डायग्राम बना लो। ये है उच्च ज्वार के समय, ये है निम्न ज्वार के समय। इसको कहते हैं वेलांचली मंडल। इसको कहेंगे उपवेलांचली। उपवेलांचली। ये है पैलेजिक मंडल।
मध्य पैलेजिक, मध्य पैलेजिक, गहन या गंभीर पैलेजिक, अति गंभीर पैलेजिक। दो 100 मीटर के नीचे 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर, 6000 मीटर। बन गया है? नहीं बनेगा? ये है वेलांचली मंडल, उपवेलांचली मंडल, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, मग्न ढाल है। पढ़े होंगे इसके। यहाँ पे ये मग्न तट की अंतिम सीमा हो जाएगी। बन गए? लिखाएंगे कल इस पर। आप एक बार डायग्राम बन गया तो आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर 2 मिनट लगेगा इसमें। देखिए, महासागरीय पर्यावरण को या महासागरीय बायोम को आप इधर देखेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो फिर ये नहीं समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए, महासागरीय पर्यावरण या महासागरीय बायोम को सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि हम सौर प्रकाश की पहुंच के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो जल का क्षेत्र है और जो नितल, नितल तो समझते हैं ना क्या होता है, जो मैरिन फ्लोर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नितल कहते हैं। तो सागरीय पर्यावरण को हम पहले 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है पैलेजिक बायोम और दूसरा होता है सागर नितल बायोम या तलीय बायोम कहेंगे, नीतल या तलीय। तो सागर का जो पैलेजिक बायोम होता है वो पूरे खुले जल क्षेत्र को व्यक्त करता है। बात समझ में आ गई? यानी कि यहां से यहां तक ये जो पूरा खुला जल क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैलेजिक बायोम कहेंगे। और जो नितलस्थ बायोम होता है, तो ये जो लाइन है ना, जो आप समझेंगे मैरिन क्रस्ट है या मैरिन फ्लोर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नितलस्थ बायोम कहेंगे या तलीय बायोम कहते हैं। तो पहले क्या हो गया, 2 भागों में बट गया। एक हो गया पेलेजिक बायोम और दूसरा क्या हो गया, सागर तलीय बायोम। पेलेजिक बायोम जो है सौर प्रकाश की पहुंच के आधार पर 2 भागों में बट जाता है। एक है प्रकाशित बायोम और दूसरा है अप्रकाशित बायोम, जो इस डायग्राम में है।
आप देख रहे होंगे सी लेवल से लेके 200 मीटर तक का जो क्षेत्र है सागर में वो क्या है, फोटोइक जोन है, प्रकाशित मंडल है। तो हमने पेलेजिक बायोम ये लिखा है ना, ये पूरे जल क्षेत्र को व्यक्त करता है, ओपन जल क्षेत्र को। और पेलेजिक बायोम सौर प्रकाश की पहुंच के आधार पर दो भागों में बढ़ता है, एक प्रकाशित मंडल और दूसरा अप्रकाशित मंडल। तो सी लेवल से लेके 200 मीटर इतना हमने मान लिया कि इतनी गहराई तक सौर प्रकाश पहुंचती है। 200 मीटर तक की गहराई का जो क्षेत्र है वो प्रकाशित मंडल है, और 200 से लेके सागर के नितल फ्लोर तक का जो एरिया है वो क्या है, अप्रकाशित मंडल है। अप्रकाशित मंडल करता है कि इसके नीचे अब सौर प्रकाश की पहुंच नहीं है, डार्क जोन है, अंधकार एरिया है। 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच का जो एरिया है वो ऊपरी पैलेजिक है, 1000 से 2000 मध्य पैलेजिक, 2000 से 4000 और गहन पैलेजिक, और उससे 4000 से 6000 के बीच अति गंभीर पैलेजिक हमें मिलता है। ये ध्यान रखना है। सागर का जो नितलस्थ बायोम होता है ये भी क्या होता है कि कई भागों में बट जाता है। तो पहले आप ये समझिए कि नितलस्थ बायोम या तलीय बायोम जो है ये 3 भाग में बटा हुआ है। एक है वेलांचली मंडल। तो वेलांचली मंडल हम लोग कहते हैं कि सागर में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो क्षेत्र होता है दैट इज कॉल्ड वेलांचली जोन। तो इसलिए हमने लिख दिया कि ये सागर में जब हाई टाइड आएगा तो मान लीजिए जल यहां तक आया, और लो टाइड के समय जल कहां तक गया, यहां तक। तो इसके बीच का ये जो नितल का एरिया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेलांचली जोन कहेंगे। मैंग्रोव वन हमें इसी क्षेत्र में मिलता है, इसलिए मैंग्रोव वन को हम लोग वेलांचली वन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो इसी क्षेत्र में बनता है। इसको लिटोरल मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है उप वेलांचली मंडल। तो कहां से कहां तक है, लो टाइड से लेके मग्न तट की जो अंतिम सीमा होती है वहां तक जो है उप वेलांचली मंडल। आप फिजिकल भूगोल से इसको कंपेयर कर लीजिए या समझ लीजिए। मग्न तट पर जल की अधिकतम गहराई कितनी होती है, 100 फैदम या 200 मीटर तक, है ना। तो देखो वही हमने लिया है कि ये 200 मीटर है या 100 फैदम मानेंगे, और ये मग्न तट की अंतिम सीमा है। तो 200 मीटर से आगे का जो सागर में क्षेत्र होता है वो मग्न ढाल का क्षेत्र होता है। तो लो टाइड से लेके मग्न तट की अंतिम सीमा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उप वेलांचली मंडल कहेंगे। और अब मग्न तट की अंतिम सीमा से मैरिन फ्लोर का जो अंतिम भाग होगा उसको हम लोग कहते हैं तलस्थ मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, तलस्थ मंडल। तलस्थ मंडल जो है 3 उपमंडलों में बट जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तो तलस्थ मंडल जो 200 मीटर से लेके 1000 मीटर के गहराई के बीच का ये क्षेत्र है, ये जो नितल का एरिया है 200 मीटर से 1000 मीटर के गहराई के बीच का, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली आर्कीबेंथल मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, आर्कीबेंथल मंडल कहेंगे। और 1000 मीटर से लेके ये मान लो कि 6000 मीटर यहां तक आ जाएगा ना, तो 1000 से लेके 6000 के गहराई के बीच का जो ये नितल का एरिया है इसको हम लोग एबिसल मंडल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एबिसल। और एबिसल के नीचे का जो ये कुछ फ्लोर का एरिया बच जाता है इसको हम लोग कहते हैं हेडले जोन, हेडले मंडल कहेंगे इसको। तो नीचे का जो एरिया है वो कितने भागों में बट गया, 3 भागों में बट गया। कहां कहां से, तो महाद्वीपीय मग्न तट से आपसे याद रखें कि 1000 मीटर की गहराई तक का जो एरिया है वो क्या हो गया, आर्कीबेंथल। और 1000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई तक का जो एरिया वो क्या हो गया, एबिसल बेंथल। और 6000 मीटर से अधिक गहराई का जो एरिया दैट इज कॉल्ड हेडले जोन। क्लियर है इसमें। आप बताइए कैसे डिवीजन किए हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, सागर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पैलेजिक जोन। पैलेजिक जोन का क्या अर्थ है, सागर का खुला क्षेत्र, खुला जलीय वाला क्षेत्र दैट इज पैलेजिक। और दूसरा क्या है, नितल जो मैरिन फ्लोर है, क्रस्ट है। जो सागर का पैलेजिक है उसको क्या किए हैं, 2 भागों में बांट लिया। एक प्रकाशित मंडल है और दूसरा क्या है, अप्रकाशित है। प्रकाशित सी लेवल से 200 मीटर तक, और अप्रकाशित 200 मीटर से बिल्कुल नीचे तक हो जाएगा वो है। अप्रकाशित को 4 भागों में बांट लिया है, अपर पैलेजिक, मिडिल पैलेजिक जो और गंभीर है, और अति गंभीर पैलेजिक है उसमें वो बटा हुआ है। नितलस्थ मंडल पहले क्या है, वेलांचली मंडल, हाई टाइड लो टाइड के बीच। उप वेलांचली मंडल, लो टाइड से लेके मग्न तट की अंतिम सीमा तक। और उसके बाद का जो एरिया है वो क्या है, तलस्थ मंडल है। तो तलस्थ मंडल के कितने भाग हैं, 3 हैं।
पहला क्या बताया, आर्कीबेंथल, मग्न तट के अंतिम सीमा से 1000 मीटर की गहराई तक का जो एरिया वो क्या है, आर्कीबेंथल। 1000 मीटर से 6000 मीटर तक का क्या है, एबिसल बेंथल। और 6000 मीटर से नीचे का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड हैडले जोन। याद रहेगा ये। तो अभी जो हम बोले हैं ना, इसको लिख लेना है घर पे जाके। अब इसमें आपको ये जानना है कि सागरीय जो ये क्षेत्र है इसमें जीवन क्या होगा और जीवन किस पर निर्भर करेगा। तो यहां से कल हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे यहां से 200 मीटर देख रहे हैं ना, 200 मीटर से 1000 मीटर तक का दैट इज आर्कीबेंथल। 1000 मीटर से 6000 मीटर दैट इज एबिसल बेंथल। और 6000 मीटर के नीचे जो है वो हैडले जोन है। हाँ, ये पैलेजिक मंडल का ही हैडले जोन का पार्ट। हैडले जो नितल को व्यक्त करता है, उस पर जो जल है वो पैलेजिक है। हाँ बिल्कुल, नितल बायोम और पैलेजिक बायोम। हाँ पहले तो हम बताएं कि दो भागों में बांटे हैं, और पैलेजिक फिर दो भागों में बट गया, प्रकाशित और अप्रकाशित। तो आपको एक ड्यूटी देते हैं कि इस 10 मिनट के लेक्चर को सुन के घर पे जैसे हमने बताया उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। कल हम आएंगे तो सीधे जीवन से शुरुआत करेंगे कि सागर का जीवन किन किन कारकों पर निर्भर करता है और क्या होता है। ये होने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हो जाएगा, हम लोगों ने कहां से शुरुआत की थी उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत हुई थी आज कार्बन जल चक्र से। तो जल चक्र का मैकेनिज्म देखे, फिर कार्बन चक्र का, फिर नाइट्रोजन चक्र, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर चक्र। आपको दो चक्र पर अच्छे से ध्यान में रखने हैं, एक कार्बन और दूसरे नाइट्रोजन। बाकी चक्रों पर नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि उस तरीके से उसमें है नहीं। उसके बाद हम लोग कहां चले गए थे, जो कुछ पीपीटी के थ्रू जो परिभाषिक शब्द था वो सब हम लोगों ने कर लिया था कि जो बायोटिक इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसमें इकोटोन आया था, इकोटाइप आया था, इकोक्लाइन आया था, निकेत आया था। उसके बाद क्या आया था, कुछ कीस्टोन प्रजाति आ गए थे, फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति ना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसमें और एक था पारिस्थितिकीय सर्विसेज क्या है। तो यहां तक हम लोग आ गए हैं। कल जो क्लास होगा यहां से हम लोग चले जाएंगे जल वाला पारिस्थितिक तंत्र कर लेंगे। तो पहले महासागर हो जाएगा, फिर हम लोग झील पारिस्थितिक तंत्र पर जाएंगे। मैंग्रोव और प्रवाल आपको बताया गया है, ठीक है। तो वो हम नहीं टच करेंगे क्योंकि आप उसको पढ़ चुका है, सर ने जो बताया तो उसमें हम क्या फिर बताएंगे। तो झील कर लेंगे, प्रवाल मैंग्रोव आप पढ़े हुए हैं। तो उसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे वेटलैंड के ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है ना। झील उसमें बहुत सारा सेक्शन आएगा, यूट्रोफिकेशन सब है। तो उस सब को करने के बाद हम लोग वेटलैंड के ऊपर निकल जाए। और वन बायोम है तो बायोम भी होगा, बायोम के ऊपर क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।